Good morning everyone, and let's get started. In today's video I'm going to explain choosing the appropriate filler exercise 2, and the questions that I'm going to explain in today's class are from 1 to 17. So let's get started. Question number 1 is Macbeth is a tragedy of a man. Macbeth उस व्यक्ति की दुखद कहानी है. ट्रेजेडी यह लिटरेरी वर्ड है. इसका अर्थ होता है दुखद कहानी. यह उस व्यक्ति की दुखद कहानी है who was dashed with great qualities. अब ग्रेट क्वालिटीज के लिए हम किस शब्द का इसमें प्रयोग करें? वह व्यक्ति ग्रेट क्वालिटीज से डैश था, ग्रेट क्वालिटीज से पजेज्ड था. पजेज्ड के साथ भी विथ लगता है, विचार कर सकते हैं. एम्पावर्ड था, सशक्त था. एम्पावर वर्ब 1 है, उससे एम्पावर्ड एडजेक्टिव बनता है. वर्ब 3 भी बनता है, तो सशक्त. प्रिविलेज्ड विशेषाधिकार वाला, विशेषाधिकार युक्त. यहां हम कहेंगे हैविंग स्पेशल राइट्स. एंड एंडोवेड से सुशोभित. से संपन्न. ऑब्सेस्ड से ऑब्सेस्ड विथ, सनक टाइप का यह होता है. यह नेगेटिव सेंस रखता है. नेगेटिव के लिए हम ऑब्सेस्ड विथ का प्रयोग करते हैं. सनक टाइप का, गुस्सा में एकदम लाल, वहां ऑब्सेस्ड विथ का प्रयोग कर लेंगे. पजेस्ड विथ भी यूज होता है, लेकिन यह नेगेटिव सेंस में यूज होता है. यानी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. बचते हैं हमारे पास 3. तो गुड क्वालिटीज से कोई भरा हुआ हो, गुड क्वालिटीज से संपन्न हो, से सुशोभित हो, यानी उसके अंदर गुड क्वालिटीज भरी हुई हो, तो इससे बढ़िया वर्ड नहीं होता है एंडोवेड से. इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे एंडोवेड. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट is the most serious and dash problem faced by India today. आज भारत के द्वारा जिन समस्याओं को फेस किया जा रहा है, उसमें बढ़ती हुई बेरोजगारी सबसे गंभीर और डैश समस्या है. सबसे गंभीर और एंड हमेशा एक ही नेचर के शब्दों को जोड़ता है, एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, और यह इक्वल रैंक के वर्ड और क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है. एंड के पहले वाला शब्द मोस्ट सीरियस है, तो नियम के अनुसार बाद में सुपरलेटिव डिग्री ही चाहिए. बट यहां मैं देख रहा हूं कोई सुपरलेटिव नहीं है. ये लेखक की गलती है. इन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रॉपर वे में. जब क्वेश्चन सेट कर रहे थे तब एंड के पहले जब इन्होंने सुपरलेटिव डिग्री लिखा, तो एंड के बाद भी इन्हें सुपरलेटिव लिखना था. हाँ, एक चीज बताया जा सकता था, वो है यूज ऑफ द. किसी एक नाउन के लिए अगर 2 3 4 5 7 10 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें, तो सिर्फ प्रथम सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, बाद वाले के पहले नो आर्टिकल, तो उसे बचा सकते थे. लेकिन सुपरलेटिव लिखना चाहिए था. खैर, जो है उसमें हमें बनाना है. ड्यूबियस मीन्स होता है जो एम्बिग्यूअस है, वह ड्यूबियस होता है. इट मीन्स जो द्विअर्थी है, जो अस्पष्ट है. द्विअर्थी या अस्पष्ट. प्रोफाउंड मीन्स गंभीर होता है. इसका सिनोनिम डीप होता है. अनपॉपुलर, अलोकप्रिय, जो लोकप्रिय न हो. अलोकप्रिय. intractable. This problem is intractable. It means this problem is not
गोइंग टू बी सॉल्व्ड इजीली, जिसको ट्रैक ना किया जा सके वो इनट्रैक्टेबल होता है, यानी यही आपका आंसर होगा, इनट्रैक्टेबल, जिसका समाधान न हो सके उसे हम इनट्रैक्टेबल कहते हैं। अनअटेनेबल, जिसे प्राप्त न किया जा सके, दैट कैन नॉट बी अटेन्ड, जिसे प्राप्त न किया जा सके, दैट कैन नॉट बी अटेन्ड, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड को हम अनअटेनेबल कहते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए यूज होने वाला शब्द इसमें इनट्रैक्टेबल होगा, बाकी कोई नहीं होगा। 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, डेमोक्रेसी डैश सम वैल्यूज which are fundamental to the realization of the dignity of man. Democracy dash some values, डेमोक्रेसी कुछ मूल्यों को डैश करता है। कौन से मूल्य? तो जो which are fundamental, जो हमारे लिए बेसिक होते हैं, जो हमारे लिए मौलिक होते हैं, उन वैल्यूज को डेमोक्रेसी डैश करता है। किस लिए? तो टू द रियलाइजेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, और ये वैल्यूज मनुष्य को उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, उसके इज्जत की अनुभूति कराते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करता है वैल्यूज को? वैल्यूज को डेमोक्रेसी क्या करता है? शब्द देखते हैं। चेरिश, लालन पालन करना, नॉरिश लालन पालन करना, स्पाउस सपोर्ट करना, सपोर्ट स्पाउस है, नर्चर मीन्स टू ब्रिंग अप, वही लालन पालन करना, और हार्बर इसका भी अर्थ होता है टू सपोर्ट, सपोर्ट देना, किसी को सहारा देना, हार्बर सहारा देना, एस्पाउज सहारा देना। अब डेमोक्रेसी वैल्यूज को क्या करता है? तो एक शब्द है यहां चेरिसेज, आंसर ए होगा। क्यों? तो आप याद करें, टू चेरिस वैल्यूज, ड्रीम्स, विजन। चेरिस मतलब होता है सपने संयोजना। जैसे ये सपना लॉन्ग चेरिस्ड, बहुत दिनों से सपना मैं सपना के रूप में बना करके रखा था, इसे संभाले हुए था मैं, ये पालित था मेरे द्वारा। लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम नाउ रियलाइज्ड, या नाउ गॉट रियलाइज्ड। अब ये जो लंबे समय से सपना पालित था, जो स्वप्न मैंने बना करके रखा था, वह अब रियलाइज्ड हो गया, यानी कम ट्रू हो गया। तो सपने संयोने के लिए चेरिस का प्रयोग करते हैं, मूल्यों को संयोने के लिए, बचाए रखने के लिए हम चेरिश का प्रयोग करते हैं, विजन्स के लिए हम चेरिश का प्रयोग करते हैं। इसलिए आंसर के रूप में हम चेरिसेज ही सेलेक्ट करेंगे। स्पेशल वर्ड है इसका, स्पेशल यूज है यह, इसलिए यह होगा। ऐसे तो पालने के लिए नॉरिश का प्रयोग भी करते हैं और नर्चर का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, और ये होगा क्योंकि इसका पर्टिकुलर यूज है। 4th, successful people are genuinely very efficient in dash their tasks. जो भी लोग सफल होते हैं, सफल व्यक्ति यथार्थ रूप से, सही मायने में, जेन्युइनली का क्या हिंदी मीनिंग बोल रहा हूं, यथार्थ रूप से, वेरी एफिशिएंट इन। अब यहां पर आप ग्रामर सीखें। एफिशिएंट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन आता है। वे बहुत ही कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं अपने टास्क को डैश करने में। सफल व्यक्ति ऐसे ही कोई नहीं होता। अगर कोई सफल हुआ है तो उसने जो टास्क रखा था अपने सामने, उस टास्क को उसने डैश किया और तब उसे सफलता मिली।
तो टास्क को मेक नहीं किया जाता है, टास्क को अटेन नहीं किया जाता है। अटेन हम किसी वस्तु को करते हैं, खास तौर पर प्लेजर देने वाली चीजों के लिए अटेन का प्रयोग करेंगे। अटेन मीन्स प्राप्त करना होता है। V1 का अर्थ प्राप्त करना। कहाँ यूज करें? तो जहां हम प्लेजर इत्यादि को प्राप्त कर रहे हो, बॉडीली प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, वहां हम अटेन का प्रयोग करते हैं। अचीव मीन्स भी प्राप्त करना होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, किसी गोल को प्राप्त कर लेने में हम अचीव का प्रयोग करते हैं। कंप्लीट का अर्थ पूरा करना होता है। कंप्लीट का अर्थ पूरा करना होता है। निसंदेह इसका प्रयोग हम टास्क के लिए करते हैं, होमवर्क के लिए करते हैं, वर्क के लिए करते हैं, असाइनमेंट के लिए करते हैं। एकम्प्लिशिंग मतलब ही होता है पूरा करना, और यह भी टास्क के लिए यूज होता है। यानी टास्क के लिए यूज होने वाले शब्द यहाँ दो हैं, कंप्लीटिंग और एकम्प्लिशिंग। अब हम इनमें से किसे सेलेक्ट करें और किसे रिजेक्ट करें? तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे एकम्प्लिश को और छोड़ देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे कंप्लीटिंग को, क्योंकि जब ये दो शब्द एक साथ दिए गए हो और टास्क को अचीव किया गया हो, तो उस अचीवमेंट को व्यक्त करने के लिए दूसरा सिनोनिम के रूप में एक्कॉम्प्लिशमेंट होता है। यानी यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है एक्कॉम्प्लिशिंग को। टास्क को एक्कॉम्प्लिश किया जाता है, यानी किसी काम को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लेना, तो वहाँ एक्कॉम्प्लिश होगा, पूरा कर लेना। एकम्प्लिश का दो अर्थ होता है, पूरा करना भी और प्राप्त करना भी। यहाँ पूरा करना ही है, ये ऑप्शन में नहीं रहता तो कंप्लीटिंग का प्रयोग होता। आगे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च अ कैंपेन डिजाइन्ड टू अबाउट द न्यू इंक्रीज। कुछ यहाँ एरर है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च ए कैंपेन। यहाँ हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई है, इस क्वेश्चन में वो मिस्टेक किए हैं। ऐसा ये प्रश्न नहीं हो सकता, मीनिंगलेस है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप, ये ठीक है। ऑटोमोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वे रिवाइव अप कर रहे हैं, तरोताजा कर रहे हैं, जान भर रहे हैं। टू लॉन्च ए कैंपेन, एक कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। कैसा कैंपेन? डिजाइन टू डैश, अब पकड़ में आया। ये यहां लिखना होगा अबाउट द न्यू एमिशन कंट्रोल। अबाउट द न्यू एमिशन कंट्रोल, ये गलती से यहां टाइप हो गया है। अब ये प्रश्न बन जाएगा। अब देखता हूं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च ए कैंपेन डिजाइन टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश। किस चीज के बारे में कंज्यूमर के डैश को इंक्रीज करना है? अबाउट द न्यू एमिशन कंट्रोल। न्यू एमिशन कंट्रोल के बारे में ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर कोई वस्तु है क्या जिसको प्रोडक्ट कर दिया जाए? कंज्यूमर का उत्पादन होगा? नहीं। कंज्यूमर एजुकेशन, अब कोई चीज डिजाइनिंग वगैरह ला करके, कैंपेन चला करके, एजुकेशन तो कंज्यूमर को दिया नहीं जाएगा। कंज्यूमर क्यों आएगा एजुकेशन लेने? कंज्यूमर की कैपेसिटी मतलब कंज्यूमर की क्षमता, ये भी निराधार है। कंज्यूमर का नॉलेज यहाँ होगा अवेयरनेस। कंज्यूमर में अवेयरनेस लाया जा सकता है। हमें प्रेपोजिशन का भी ध्यान देना है। कैपेसिटी के बाद फॉर लगता है, प्रोडक्शन के बाद ऑफ लगता है, एजुकेशन के बाद फिक्स प्रेपोजिशन नहीं लगता, नॉलेज के बाद ऑफ लगता है जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तब, लेकिन अवेयरनेस के बाद अबाउट लगता है। तो अर्थ के आधार पर, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के आधार पर दोनों तरह से आंसर अवेयरनेस हो रहा है। कंज्यूमर अवेयरनेस होता है, यानी उपभोक्ता की जागरूकता
किस चीज के बारे में, तो उन्हें बताना है कि अब जो नया एमिशन कंट्रोल आया है इसके प्रति उनको जागरूक कर देना है। इसलिए आंसर होगा सी, नहीं आंसर होगा ई। आगे, टू ब्रेक द स्टेलमेट ओवर द कंट्रोवर्शियल इशू। स्टेलमेट मीन्स होता है गतिरोध, स्टेलमेट मीन्स होता है गतिरोध। इसके लिए हम डेड लॉक का यूज कर सकते हैं, इम्पैसे का यूज कर सकते हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं। टू ब्रेक द स्टेलमेट ओवर द कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दे के ऊपर जो गतिरोध आ गई है। स्टेलमेट क्या है? जहां काम जाकर के रुक जाए, वहां से आगे बढ़ना कठिन हो, दुर्गम हो जाए, उसे स्टेलमेट कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं, इम्पैसे कहते हैं। तब क्या हो रहा है? द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड डिस्कशंस टुडे। आज प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर वार्ता किया, इन्होंने लोगों को बिठाया, इस पर बातचीत किए। विद 4 अदर लीडर्स, 4 अन्य नेताओं के साथ वार्ता किए। टू डैश ए कंसेंसस, ताकि वे आम सहमति को बना सकें। कंसेंसस मीन्स होता है आम सहमति, या हम इसे सर्वसम्मति भी कहते हैं, यानी इसके बदले हम यूज कर सकते हैं यूनैनिमिटी का। इसके बदले हम यूज कर सकते हैं यूनैनिमिटी का। तो टू इवॉल्व, टू विन, टू कैप्चर, टू एमर्ज, टू डिवेलप। कोई चीज जो पहले से हो उसे विकसित कर देना हो तो वहां डिवेलप का प्रयोग करते हैं। इमर्ज है बट पर्दे के पीछे है, सामने नहीं है, दिख नहीं रहा है। वह जब दिखता है तो एमर्ज हो जाता है, प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। एमर्ज मीन्स प्रकट होना। कैप्चर पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना। विन जीतना। अब कंसेंसस के लिए किसका प्रयोग करें? इवॉल्व का। इवॉल्व ए कंसेंसस, आम सहमति बनानी है वहां। ऐसे इवॉल्व के हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसका सिनोनिम डिवेलप हो जाएगा, विकसित करना। लेकिन जो पहले से है उसे हम डिवेलप करते हैं, जो है ही नहीं हमने अपने तौर तरीके, ढांचे इत्यादि के आधार पर नया चीज ला दिया, उसे हमने इवॉल्व कर दिया। इसलिए यहाँ कंसेंसस को इवॉल्व करना है। कंसेंसस है कहाँ? पहले से होता और थोड़ा छोटा होता, बड़ा कर देना होता तो डिवेलप हो जाता। उसका डिग्री बढ़ा देना हो, परिमाण बढ़ा देना हो, उसकी मात्रा बढ़ा देनी हो तो डिवेलप का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, इसलिए इवॉल्व होगा। 6 का बहुत कठिन प्रश्न है ये सभी, और बहुत बारीकी से इन्हें बनाना होगा। हर शब्द को, शब्दों की बहुत अच्छी परख होनी चाहिए। शब्दों के एक शब्द अगर उसका कोई और दूसरा वर्ड हो रहा है सिनोनिम, तो क्या दोनों एग्जैक्ट है? नहीं। प्रायः एग्जैक्ट जो आपको फील होता है वो एग्जैक्ट होता नहीं है। अंग्रेजी के किसी विद्वान ने कहा है कि वर्ड्स का सिनोनिम होता ही नहीं है, क्योंकि परफेक्शन नहीं होता। हर वर्ड का अपना पर्टिकुलर यूज होता है, उसके बदले दूसरा रखेंगे तो वो लगभग होगा, एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर कहेंगे तो सिनोनिम्स क्यों पूछा जाता है? तो सिनोनिम्स आप देखते होंगे पूछता है एग्जामिनेशन में, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो क्लोजेस्ट हो उसे दे दो। आगे, फॉरेस्ट्स ऑन द होल आर लेस डैश देन फार्म्स टू फ्लड डैमेज। अगर हम बाढ़ से होने वाले नुकसान की बात करें तो जंगल और फार्म्स में ऑन द होल, कुल मिलाकर, ऑन द होल मीन्स होता है कुल मिलाकर, तो फॉरेस्ट्स आर लेस डैश देन फार्म्स टू फ्लड डैमेज। खेत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, जंगल का नुकसान कम होता है बाढ़ से। अब बताना है कि फॉरेस्ट्स ऑन द होल आर लेस डैश देन फार्म्स। फॉरेस्ट क्या है? लेस डैश है, लेस एक्सपोज्ड है, लेस अफेक्टेड है, लेस डिस्ट्रॉयड है, लेस वल्नरेबल है और लेस डिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्ट मतलब होता है बम इत्यादि गिराकर बर्बाद कर देना। तो बाढ़ अपने साथ बम इत्यादि लेकर के नहीं आता है, वो डैमेज करता है। डैमेज शब्द यहां लगा हुआ है। डिस्ट्रक्शन
ऑप्शन में डैमेज वगैरह ना हो तो कहीं दे भी सकते हैं। डिवास्टेशन तहस नहस विनाश, डिस्ट्रक्शन वही तहस नहस विनाश। तो डिस्ट्रक्टिबल मीन्स होता है दैट कैन बी डिस्ट्रक्टेड, जिसको डिस्ट्रक्ट किया जा सके। वल्नरेबल मीन्स होता है कमजोर, जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, वह होता है वल्नरेबल। यू आर वल्नरेबल टू कफ एंड कोल्ड। आप कफ एंड कोल्ड से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी खांसी सर्दी हो जाती है आपको, आपका नाक जो है वो ब्लो करने लगता है और आप छींकने इत्यादि लगते हैं। यू आर वल्नरेबल टू कफ एंड कोल्ड, यानी आप उसके प्रति कमजोर हैं, आप में वल्नरेबिलिटी है उसके प्रति। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो लेस वल्नरेबल होते हैं, यानी उनका डैमेज कम होता है, फार्म्स का डैमेज ज्यादा होता है। तो यहाँ बेस्ट वर्ड होगा वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स होता है जिसे भेदा जा सके, जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसलिए आंसर होगा डी। हिज लॉजिक डैश एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। उसके लॉजिक ने सबको डैश कर दिया, एक्सपर्ट्स को भी क्या कर दिया, टीज कर दिया, चिढ़ा दिया, डिफाई कर दिया, चुनौती दे दिया, चैलेंज कर दिया। डिफाई का सिनोनिम होता है चैलेंज, चुनौती देना, और इसका सिनोनिम होगा चैलेंज। सरप्राइज कर दिया, कन्फाउंडेड कर दिया और ओवरवेल्म्ड कर दिया। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है गदगद, प्रसन्न, गदगद कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया। कन्फाउंड कर देना मतलब भ्रम में डाल देना, भ्रम में डाल देना। किसी ने कोई आइडिया दिया, कोई लॉजिक दिया, पहले से लोगों के मस्तिष्क में वो लॉजिक नहीं था, तो लोग उसे क्या हो जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, चिढ़ेंगे। क्यों? टीज मीन्स होता है चिढ़ना, इसका सिनोनिम वैक्स होता है, राइल होता है, अनवॉय होता है, इरिटेट होता है। आंसर सी हो जाएगा, सरप्राइज कर दिया। द फैक्ट्री वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डैश टुडे विथ ऑल इट्स वर्कर्स ऑन स्ट्राइक। जब सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, टू गो ऑन स्ट्राइक हड़ताल पर चले जाना, जब सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए तब फैक्ट्री वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डैश। तो शब्द है सिम्बायोसिस, सहजीविता। दो जीव जहां एक दूसरे से लाभान्वित होते हों वहां हम सिम्बायोसिस का प्रयोग करते हैं, सहजीविता, परजीविता। एनिमेशन, अब एनिमेशन का अर्थ तो मानवीकरण हो जाएगा, कार्टून इत्यादि बनाना ये एनिमेशन है, शाब्दिक अर्थ इसका बता रहा हूं। पर्सोनिफिकेशन, एनिमेशन, इसे हम कहते हैं मानवीकरण। वेज, तरीके, वेज मीन्स नियम, कंडीशन, स्थिति, मॉर्टिफिकेशन, स्थगन। अब यहां दें क्या, आप सोच रहे होंगे कंडीशन दे दो, बट यहां एक कोलोकेशन काम कर रहा है, सस्पेंडेड एनिमेशन। ये कोलोकेशन आपको याद करना चाहिए। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है ठहराव, कार्य में ठहराव आ जाना। कोई कार्य जो जारी है और किसी कारणवश किसी व्यक्ति के फेलियर के कारण, या व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो हड़ताल पर चला जाए, किसी कारण अगर काम में रुकावट आ जाती है तो उसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। और इस कोलोकेशन के कारण हमारा आंसर होगा बी। नहीं तो आप सोचेंगे कि कंडीशन जो है वो सस्पेंडेड है, क्योंकि काम रुका हुआ है तो सस्पेंडेड कंडीशन है, स्थिति नहीं। तो ये कोलोकेशन याद करिए, ऐसा प्रश्न आपसे इजीली बन जाएगा। 10. It is not fair to cast dash on honest and innocent persons. ऑनेस्ट और इनोसेंट पर्सन्स के ऊपर कास्ट डैश करना उचित नहीं है। क्या कास्ट कर देना, क्या कास्ट कर देना उचित नहीं है? एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मीन्स होता है आकांक्षा, उम्मीद, एस्पर्शंस कलंक, लांछन। अब हिंदी में मिस्टेक मेरा हो तो क्षमा करें। इंस्पिरेशन, प्रेरणा,
एड्यूलेशन साइकोफेंसी, चापलूसी, बटरिंग, साइकोफेंसी, एड्यूलेशन, चापलूसी। तो ईमानदार आदमी के ऊपर, इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाना उचित नहीं है। स्पर्शन, कलंक, लांछन, गलत आरोप, इसलिए आंसर बी होगा। द कोड ऑफ मनु, मनु संहिता, मनु संहिता, मनु संहिता नाम सुने होंगे। द कोड ऑफ मनु फ्रॉम द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज रिगार्डेड एज डैश फ्रॉम गॉड। अगर हम मनु संहिता को थियोलॉजी के आधार पर देखते हैं, थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इसे हम मानते हैं कि इसमें कही गई बातें भगवान के मुंह से निकली हुई है। मनु सिद्धांत जो है, मनु संहिता जो है, उनमें कही गई बातें, मैं इस लाइन का अर्थ बता रहा हूं, किसी धर्म विशेष के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी को आहत इससे नहीं होना है, मैं इस लाइन को समझा रहा हूं। द कोड ऑफ मनु मीन्स मनु संहिता फ्रॉम थियोलॉजिकल एस्पेक्ट। जितने शब्दों में थियो लगा हुआ हो वो रेफर करते हैं गॉड को और गॉड से जुड़ी चीजों को। थियो मीन्स गॉड और उससे जुड़ी चीजों। तो थियोलॉजिकल मीन्स होता है बेस्ड ऑन थियोलॉजी, एंड व्हाट इज थियोलॉजी? स्टडी ऑफ रिलीजन्स और स्टडी ऑफ गॉड, दोनों को हम थियोलॉजी कहते हैं। ईश अध्ययन, ईश्वर का अध्ययन। तो क्या माना जाता है? माना जाता है कि वो ईश्वर के मुंह से निकली हुई बात है, तो मुंह से बात निकलने के लिए ओरिजिनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ओरिजिनेट से उत्पन्न होना, बट मुंह से बात निकली तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउथ नहीं यूज होता है साहित्य में कहीं भी। इशूइंग नहीं होगा, जेनरेटिंग नहीं होगा, इमेनेटिंग फ्रॉम होगा। इमेनेट मतलब होता है प्रकट होना, तो मुंह से बात उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, इसलिए इमेनेट का प्रयोग करें। कमिंग फोर्थ भी आप यूज ना करें, आप इमेनेटिंग का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 12, दिस बुक इज अबाउट अ मैन हु डैश हिज फैमिली एंड वेंट टू लिव इन द हिमालयाज। यह किताब उस व्यक्ति के बारे में है जो अपने परिवार को डैश करके हिमालयाज में रहने चला गया। दिस बुक इज अबाउट अ मैन हु डैश हिज फैमिली एंड वेंट टू लिव इन द हिमालयाज, और वह हिमालय पर रहने चला गया। तो हु एक्साइल्ड हिज फैमिली, एक्साइल मीन्स होता है बनवास, वर्ब के रूप में है इसलिए लिख रहा हूं, बनवास देना, एक्साइल। देश से निकाला देना, देश से किसी को निकाल देना। वो व्यक्ति अपने परिवार को निकाल नहीं दिया, खुद चला गया है ना। डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन्स होता है त्याग देना। डेजर्टेड, V1 डेजर्ट, त्याग देना। बैनिश एक ही है, एक्साइल का सिनोनिम होता है बैनिश। देश निकाला देना, देश निकाला देना, बैनिश। एक्सपेल बहिष्कृत करना, निकाल देना, बहिष्कृत करना या निकाल देना। स्टूडेंट्स वगैरह को भी एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स के आरोप में एक्सपेल कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है, परीक्षा से निकाल दिया जाता है। एडमोनिश मीन्स होता है फटकारना, रेब्यूक, रेप्रिमांड इसका सिनोनिम होगा। इसके बदले आप यूज करेंगे रेब्यूक का, कॉल्ड का, रेप्रिमांड का, टेक टू टास्क का। तो परिवार को त्याग दिया, स्वजन को त्यागने के लिए, परिवार को त्याग देने के लिए, सगे संबंधियों को त्याग देने के लिए डेजर्ट अच्छा वर्ड होता है। हाँ, यदि डेजर्ट न हो तो अबैंडन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, बट डेजर्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। आगे, यू मस्ट डैश योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए पूरे सीरियसनेस के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, यानी छिछलापन न करो करियर के साथ, उसे डैश करो। करियर को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम दूसरे किसी को करते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना, तो हम करियर को डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम किसी को दिशा निर्देश देते हैं, ऐसे करो वैसे करो। निर्देश देना, निर्देश देना। कंप्लीट पूरा करना, फॉलो अनुसरण करना,
किसी के पद चिन्हों पर चलना, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ समवन, मैनेज प्रबंध करना, परज्यू जारी रखना, पीछा करना। तो करियर के लिए परज्यू शब्द का यूज होता है, आंसर होगा ई। आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। इट मीन्स आपका जो करियर है उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप परस्यू कर रहे हैं, आंसर ई होगा 14। द एफ्लुएंट लाइफस्टाइल्स ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिशियंस आर इन शार्प कंट्रास्ट टू, इसे भी याद करें, इन कंट्रास्ट टू द डैश वेज ऑफ लिविंग ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंट्रास्ट लगा हुआ है, यानी विरोधाभास है, विपरीत बातें लानी है यहाँ। तो विपरीत बातें लानी है तो किसकी विपरीतता की बात हो रही है? द एफ्लुएंट लाइफस्टाइल्स ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिशियंस, उस समय के जो राजनेता थे उनका लाइफस्टाइल अफ्लुएंट था, यानी प्रॉस्पेरस था, उनका लाइफस्टाइल रिच था, प्रॉस्पेरस था, रिच था, थ्राइविंग था, ऑप्युलेंट था। ये सब धनी के लिए यूज होने वाले शब्द हैं। उनका जो लाइफस्टाइल था वो बड़ा एक्सपेंसिव था। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसिव कहें तो वो बड़ा अच्छा शब्द होगा। ऐसे ये एफ्लुएंट के सिनोनिम के रूप में यूज नहीं होता है, बट यहाँ इसका मीनिंग यही है। उनका जो लाइफस्टाइल था वो लैविश जीवन जीते थे, उनका जीवन लैविश था, लैविश जीवन वो जीते थे। कौन? कंटेम्पररी पॉलिटिशियन, समकालीन राजनेता। जबकि जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो जीने का तरीका था वो डैश था। यानी हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में एफ्लुएंट का एंटोनिम कौन हो सकता है, क्योंकि यह शब्द हमें कह रहा है कि एफ्लुएंट का एंटोनिम ला करके रख दो। तो आइए देखते हैं। ऑस्टियर, ऑस्टियर मीन्स होता है संयमी, यानी वह लाइफस्टाइल जो भोग विलास इत्यादि से काफी परे हो, काफी दूर हो, समुचित साधन होते हुए भी कम में काम चला ले, वह लाइफस्टाइल ऑस्टियर होता है। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, वह जिसको ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह हो उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। स्टिंजी मीन्स कंजूस होता है, स्टिंजी मीन्स कंजूस होता है। एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च, वह जो अनावश्यक खर्च करता है, फिजूल खर्च। डिसिप्लिन्ड, अनुशासित। अब यह जरूरी नहीं है कि अनुशासित व्यक्ति कम खर्च में अपना जीवन जी लेता है। अनुशासित है, खर्च कम करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्या दिया जाए? तो सबसे बढ़िया आंसर ऑस्टियर होगा। जीने के तरीके के लिए एक तरफ एफ्लुएंट लाइफस्टाइल है तो दूसरी तरफ क्या है? ऑस्टियर लाइफस्टाइल, संयमित जीवन, संयमी जीवन, जिसमें उपलब्धता होते हुए भी हम कम में काम चला लें, वह लाइफस्टाइल ऑस्टियर होता है। इसलिए आंसर ए होगा। द विलेजर्स डैश द डेथ ऑफ देयर लीडर बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड। गांव के लोगों ने अपने नेता की मृत्यु का डैश किया अपनी दुकानों को बंद रख करके। तो क्या किए? मृत्यु की घोषणा किए? नहीं, मृत्यु का विरोध किए। हो भी सकता है, बट प्रोटेस्ट के बाद अगर कुछ देते हैं तो अगेंस्ट देते हैं, तब नाउन देते हैं, इसलिए यह नहीं होगा। प्रोटेस्ट ऐसे तो अब हिंदी लिख दूं, लेकिन आप जानते हैं अनाउंस मीन्स घोषणा करना, इसका सिनोनिम डिक्लेयर होता है, प्रोनाउंस होता है। इसका सिनोनिम डिक्लेयर होगा, इसका सिनोनिम अनाउंस, डिक्लेयर, प्रोक्लेम होगा। इसका दूसरा वर्ड प्रोक्लेम होगा, आप याद करेंगे। पिलर में सिनोनिम याद हो रहा है आपको, इससे बढ़िया क्या चाहिए? प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, एक्ट अगेंस्ट। मॉर्न मीन्स होता है शोक मनाना। मॉर्न का सिनोनिम मौन होता है, मौन का सिनोनिम बीमोन होता है। इनका अर्थ भी होता है शोक मनाना।
कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, कंसोल सांत्वना देना, और इसका सिनोनिम पैसिफाई होता है, पैसिफाई। अवेंज प्रतिशोध लेना दूसरे का, सगे संबंधियों का, दूसरे का प्रतिशोध लेना अवेंज है, खुद का प्रतिशोध लेना रेवेंज है। कई बार ऑप्शन में अवेंज रेवेंज दोनों मिल जाएगा, वहां ये काम करेगा। तो हम किसी के डेथ के ऊपर शोक मनाते हैं, वे लोग शोक में अपनी दुकानें बंद रखे। अब जल्दी सोच लेने वाला विद्यार्थी यहां पर भर देगा प्रोटेस्टेड, कि प्रोटेस्टेड कर दिए, नहीं, मौर्न किए, शोक जताए। एवरी वन ऑफ अस शुड endure to dash the miseries of the poor. माइजरीज दुर्दशा, दुर्दशा सिनोनिम होगा प्लाइट, माइजरीज दुर्दशा इसका सिनोनिम होगा प्लाइट। तो एवरी वन ऑफ अस शुड endure, endure मीन्स एफर्ट, अटेम्प्ट। नाउन वर्ब दोनों रूप में यूज होता है, इसलिए मैंने नाउन वर्ब दोनों लिख दिया। एवरी वन ऑफ अस शुड endure टू डैश द माइजरीज ऑफ द पुअर, हम सभी को, हम में से हर एक को डैश करनी चाहिए गरीबों के दुर्दशा को। तो गरीबों की दुर्दशा को हम क्या कर सकते हैं, हमें किस चीज के लिए एफर्ट करना चाहिए, किस चीज के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, उनकी दुर्दशा को फैला देने के लिए। क्या ऐसा होगा? जी नहीं, ये नहीं होगा। उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए, मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, मिटिगेट का सिनोनिम होता है alleviate, लेसन, रिड्यूस, मिटिगेट, लेसन, रिड्यूस, alleviate सिनोनिम है। condemn मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज, डिप्रेकेट, condemn, डैम निंदा करना, सप्रेस दबा देना। ये सप्रेस क्या है? दबा दो मैटर को, मर्डर करो, इतना पैसा दे दो और दबाओ केस को, वहां सप्रेस का प्रयोग करते हैं। एक्नॉलेज मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्नॉलेज होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। तो यहाँ क्या होगा, हमें जो भी हो सके, हम जो भी कर सकते हैं, हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम माइजरीज, उनकी जो फ्लाइट है उसे मिटिगेट कर सकें, उसे कम कर सकें, उसकी डिग्री को घटाएं। तो 16 का आंसर भी होगा 17। द गवर्नमेंट विल डैश ऑल रिसोर्सेज टू फाइट पॉवर्टी, सरकार पॉवर्टी से लड़ने के लिए सारे रिसोर्सेज को डैश करेगी। क्या करेगी? मूव कर देगी। मूव मीन्स होता है घूमना घुमाना, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, हार्नेस मीन्स टू यूज होता है। अब हार्नेस का ये प्रयोग बहुत कम ही मिलेगा जो मैंने लिखा यूज, लेकिन है। दूसरी बात, हार्नेस काम में लगाना भी होता है, हार्नेस मतलब। और हार्नेस क्या है? जैसे घोड़े इत्यादि के ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर वो जो एक चबूतरा टाइप का बना दिया जाता है, उसे उसके पेट से फीता लगा करके बांध दिया जाता है, वो एक्टिविटी भी हार्नेस कही जाती है। तीसरा प्रयोग इसका आपको बता रहा हूं। जैसे तांगा अलग है, घोड़ा अलग है, तो घोड़े को तांगे के साथ जोड़ देना भी हार्नेस कहलाता है। ये सब हार्नेस के प्रयोग। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट जब नाउन का काम करेगा तब इसका अर्थ पराक्रम हो जाएगा, शोषण करना और पराक्रम इसका अर्थ हो जाएगा। और मस्टर मीन्स भी होता है इकट्ठा करना, मस्टर इकट्ठा करना। यहां मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बताया, अब मैं आपको आंसर बताऊंगा। सारे रिसोर्सेज को, यानी सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, सरकार उन संसाधनों को डैश कर देगी गरीबी से लड़ने के लिए। तो संसाधनों को हम क्या करते हैं? मस्टर करते हैं। मस्टर रिसोर्सेज एक साथ यूज होने वाला कोई लोकेशन है, इसे याद करें आप। मस्टर रिसोर्सेज संसाधन को झोंक देना, सरकार सभी संसाधनों को झोंकेगी गरीबी से लड़ जाने के लिए, तो इसलिए मस्टर का प्रयोग करेंगे। मीनिंग कलेक्ट का भी है, इकट्ठा करना, लेकिन नहीं, यहाँ संसाधन को झोंक देना, जिसमें हम मस्टर का प्रयोग करते हैं। 17 का आंसर सी होगा। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करें और बताएं कि क्या कमी रह गई, ताकि अगले क्लास से मैं उसे सुधार सकूं। और वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो सजेशन आप जरूर दें, मैं प्रतीक्षा करूंगा।
थैंक यू सो मच।